कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने? आज पांचवी प्रॉपर्टी लिखें। If there are n1 values, हाँ जी, if there are n1 values, if there are n1 values and mean x1 bar in data number 1, n2 values and mean x2 bar in data number 2, and so on. If there are n1 values and mean x1 bar in data 1, n2 values and mean x2 bar in data 2, and so on, then combined mean of all the values is as follows. Then combined mean of all the values is as follow. क्या कह रही n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar plus n3 into x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3. ठीक है जी, फार्मूला सबने नोट कर लिया? अच्छा जी, अब इसकी बेस पे बच्चों सवाल है। फर्ज करो पीआरसी के 3 सेक्शन है यहाँ पे। कितने सेक्शन है? 3। तीनों में टेस्ट हुआ, तीनों में सेम टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के नंबर थे 100। कितने नंबर थे? 100। सेम टेस्ट है तीनों सेक्शन में। पहले सेक्शन में बच्चे कितने हैं? 50। पहले सेक्शन में 50 बच्चों ने टेस्ट दिया होगा, तो 50 बच्चों के 50 नंबर आए होंगे। अब बोलो तो सही कि नहीं आए होंगे? उन सब नंबरों की एवरेज निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? निकाली जा सकती है ना। और एवरेज क्या निकली? 60 निकली। तो 1 पॉइंट लगे। तो 50 वैल्यूज होंगी जिनसे हमने एवरेज निकाली होगी। एवरेज कैसे निकाली होगी हमने? उन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा, ऐड किया होगा, फिर किस पे डिवाइड किया होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज पे। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 60।
अब वो वैल्यूज क्या है वो नहीं पता, लेकिन उनको यूज करके ये एवरेज निकाली होगी। ये बात समझ आ रही है? सेक्शन 2 में भी सेम टेस्ट हुआ, लेकिन सेक्शन 2 में बच्चे कितने थे? 70। तो 70 बच्चों ने 70 टेस्ट दिए होंगे, तो बोलो तो सही। तो 70 टेस्ट में उन्होंने जो नंबर लिए होंगे बच्चों, फर्ज करो उनकी एवरेज आई होगी 50। कितनी एवरेज आई होगी? 50। फिर सेक्शन 3 में कितने बच्चे थे? 80। तो 80 बच्चों के 80 टेस्ट आए होंगे, उन 80 वैल्यूज को जमा किया होगा, किस पे डिवाइड किया होगा? 80 पे। तो आंसर क्या आया होगा? 40। क्या ये आपको डाटा समझ आ रहा है? तो टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? अब अगर ये 200 बच्चे एक ही सेक्शन में होते, ये 3 सेक्शन होते ही ना, हमारे पास 200 बच्चों के बराबर कमरा होता, और ये सारे सेक्शन बेसिकली एक ही सेक्शन में होते, तो फिर उन 200 बच्चों की 3 एवरेज नहीं निकलनी थी, एक ही एवरेज निकलनी थी। क्या ये बात समझ आ रही सबको? तो 200 बच्चे होते, 200 टेस्ट होते, उन 200 वैल्यूज को जमा करते और किस पे डिवाइड करते? 200 पे डिवाइड करते, तो एक ही एवरेज आनी थी। मसला ये है कि 200 बच्चों के बराबर हमारे पास कमरा कोई नहीं था, तो हमने क्या कर लिया? 3 सेक्शन बना लिए। ठीक है जी। तो पहले सेक्शन की एवरेज अलग निकाली, दूसरे सेक्शन की एवरेज अलग, और तीसरे सेक्शन की एवरेज अलग निकाली। अब स्यापा ये है कि 3 एवरेज है आपके पास। अगर ये तीनों सेक्शन एक ही क्लास में बैठे होते तो एक एवरेज आनी चाहिए थी। अब हमें इन 3 एवरेज से एक एवरेज बनानी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और 3 एवरेज से एक एवरेज कैसे बनाएंगे? हाँ? पहला तरीका तो ये है, वो 200 टेस्ट इकट्ठे करते, उन सारी वैल्यूज को क्या करते? जमा करते, किस पे डिवाइड करते? 200 पे, तो आंसर आ जाता। मसला ये है कि हमारे पास 200 टेस्ट है ही नहीं, हमारे पास क्या है? एवरेजेस है। तो 200 टेस्ट हमारे पास नहीं है, गुम है। हमारे पास सिर्फ दो चीजें बची हुई हैं। कौन कौन सी? एवरेज कितनी है और बच्चे कितने हैं, बस। उन हर बच्चे के नंबर कितने थे वो डाटा हमारे पास इस वक्त अवेलेबल। क्या अब भी हम 200 बच्चों की एक एवरेज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? एक तरीका तो है कि 200 नंबर इकट्ठे करें, जमा करें, 200 पे डिवाइड करें। अब वो है ही नहीं डाटा हमारे पास, बचा के सिर्फ 6 वैल्यूज बची हैं। कहाँ हमारे पास 200 वैल्यू होनी चाहिए थी और कहाँ हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यूज हैं? समझ आ रही बात है? तो क्या अब हम 200 बच्चों का एक ही मीन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अभी भी निकाल सकते हैं बच्चों। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इस्तेमाल करें और मुझे आंसर बताएं। शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, क्या आंसर है जी? 48.5। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब मेरा सवाल उल्टा भी आ सकता है। उल्टा सवाल ये होगा कि आपको कंबाइंड मीन दिया जा सकता है सवाल में,
कंबाइंड मीन कितना है? 50। और आपसे कहा जा सकता है कि सेक्शन नंबर 2 के बच्चों का मीन पता नहीं पड़ेगा। करेंगे जरा। हाँ जी, क्या कल अभी? शाबाश शाबाश। हाँ भाई, ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। सोच लो सोच लो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ भाई, होएगा सबसे। सबको समझ आ गया नहीं? कोई मसला है तो बता दे। अच्छा जी बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन। सवाल लिखे नहीं। एक कंप्यूटर कैलकुलेटेड A computer calculated mean of 5 values as 10. A computer calculated mean of 5 values as 10. Later on,
It was discovered at later on it was discovered at it had incorrectly used a value 8 instead of 18. Find correct mean. सवाल समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? हुआ क्या है? गलत वैल्यू कौन सी है? गलत वैल्यू कौन सी है और सही वैल्यू कौन सी है? समझ आई बात? मीन कौन सा है? नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5। अच्छा, उसने 5 वैल्यू जमा की होगी कि मल्टीप्लाई डिवाइड किस पे किया होगा? है आंसर क्या आया? ये 10 ठीक है कि गलत है? गलती क्या है? 8 की जगह 18 यूज हो गया, ये 18 की जगह 8 यूज हो गया, यही नहीं पता चल रहा। ध्यान से 8 की जगह 18 के 18 की जगह 8 है? 8 की जगह 8। ध्यान ना शाबाश। देखिए अंग्रेजी फार्मूला मीन का सबको आता है, अंग्रेजी नहीं आती, यही नहीं पता सही वैल्यू केड़ी है तो गलत वैल्यू केड़ी। फार्मूला सबको आता है। 18 की जगह 8 है। चलो लड़ो लड़ो एक दूसरे सिर पाड़ दे। सारे डॉक्टर इंजीनियर पागल हुए मेरे आसपास। हालात चेक कर लो है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे एफएससी अंग्रेजी में करके आए, कोई भी उर्दू में नहीं करके आया, बल्कि उर्दू वाले सब्जेक्ट में नंबर कम है, अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट में नंबर तो ज्यादा, 90% से ऊपर नंबर है, तो फिर भी अंग्रेजी पल्ले नहीं पा रहे। हाँ भाई हाँ जी 18 ठीक है 8 गलत है। 18 ठीक है सही वैल्यू है और 8 गलत है। उसने कौन सी इस्तेमाल की है? 8 करनी कौन सी चाहिए थी? अब क्या करें? पेंसिल फाड़ के तो बैठे रहते हैं। हम क्या करें सर? आप ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा जी अपनी अपनी ट्राई करें, शाबाश, जो समझ आती है वो करें और मुझे बताएं। अगर वो बंदा सही वैल्यू इस्तेमाल करता तो करेक्ट मीन क्या आता? शाबाश 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 शाबाश, ट्राई कर ले सर। सोच लो सोच लो सोच लो। सर 22 आंसर है।
हाँ भाई है। हाँ भैया अपने तो क्या मारना सारे फिर ना कहना 12 आंसर आया। हाँ हाँ भाई तो क्या आंसर आया है? सबका आंसर आ गया। अच्छा नहीं, अब जरा सुने बच्चों सवाल करना कैसे। सबसे पहले बच्चों फार्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन का। फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? एक्स बार भी अवेलेबल है और एन भी अवेलेबल है। अब क्या निकाल सकते हैं? समेशन एक्स निकाल सकते हैं। तो समेशन एक्स क्या आएगा? 50। क्या आएगा? और आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। ये जो समेशन एक्स है ये क्या है? गलत है। इसमें गलती क्या है? इस 50 के अंदर एक वैल्यू गलत है। कौन सी गलत है? उसको निकाल दें और उसकी जगह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उसको जमा कर दें। और बात में नहीं है बच्चों। करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे? करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। शाबाश। हाँ जी। और नोट कर लिया सबने? तो करेक्ट समेशन एक्स आएगा बच्चों 60। उसको नंबर बेस पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 12। अगला सवाल है बच्चों। एक कंप्यूटर कैलकुलेटेड arithmetic mean of 5 values as 10. Later on it was discovered that later on it was discovered that a value
Later on, it was discovered that a value 6 was incorrectly used twice. इधर भी मौत पड़ जानी अंग्रेजी समझ नहीं आती. Calculate correct mean. Try मार लो सारे शाबाश. फिर ना कहना. कर लो शाबाश. ट्राई कर लो शाबाश. क्या आंसर आ रही सबका 8.8 11 हाँ जी लड़ाई होगी 11
चलो मुझे इसका उर्दू में तर्जुमा करके बताओ ये क्या कह रहा है, वो नहीं पढ़े जाओगे। 5 में इसका 10 तीन आया, बाद में इसका दो दफा यूज हुआ, तो सर वो दो दफा होते एक माइनस करेंगे वैल्यू में से जो मीन से जिसको इस सवाल की उर्दू आती है उसका आंसर सही है, जिसको उर्दू नहीं आती है उसका सवाल ठीक नहीं है। हाँ भाई, क्या आंसर है? ठीक है भाई, अकल आ गई। तो असल मसला फार्मूले का तो नहीं है, फार्मूला तो आता है, मसला अंग्रेजी का। तो क्यों हम उसकी पास होनी जिसको अंग्रेजी आती है, जिसको फार्मूले आते हैं उसको क्यों, उसकी क्यों हम पास नहीं होनी, क्योंकि फेल होने वालों को भी फार्मूले आते हैं। क्या फेल होने वाला बच्चा ये कह सकता है कि यार मुझे मीन का फार्मूला नहीं आता था? मीन का फार्मूला तो उसको भी आता, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। समझ आ रही है? अच्छा जी, करना क्या है वही जो पहले किया था। पहले हम इनकरेक्ट सुमेशन एक्स निकालेंगे, वो क्या आएगा? 50। अब इस 50 में एक वैल्यू गलत है, कौन सी वाली? वो माइनस कर देंगे, आंसर क्या रहेगा? 44। अब 44 को डिवाइड किस पे करना है? 4 पे। 5 पे क्यों नहीं किया? अब कंप्यूटर इतना अक्लमंद तो नहीं है कि एक वैल्यू को दूसरी दफा जमा करे लेकिन काउंट ना करे। इतना अक्लमंद कंप्यूटर है? अगर उसने जमा गलत किया है तो काउंट भी तो किया होगा ना। बात कंप्यूटर की हो रही है कि इंसान की हो रही है? इंसान ये चवल मार सकता है कि वो जमा करे काउंट ना करे, लेकिन कंप्यूटर इतनी बड़ी चवल नहीं मार सकता कि वो जमा तो कर ले वैल्यू लेकिन उसको काउंट ना करे। तो अगर उसने 5 वैल्यूज का आंसर निकाला है 6, जबकि 6 दो दफा काउंट हुआ है, तो उसने जमा भी 2 दफा किया है और काउंट भी 2 दफा किया है। नहीं समझ आ रही? तो अगर आपने एक दफा 6 को माइनस कर दिया है तो नंबर ऑफ वैल्यूज भी 5 नहीं रहेंगी, क्या हो जाएंगी? 4। अब मेरा सवाल ये है, फिर ऊपर 5 क्यों रहा, ऊपर 4 क्यों नहीं हुआ? ऊपर अगर एक वैल्यू निकली थी तो एक ऐड भी तो हुई थी, तो करेक्ट नंबर वैल्यू 5 ही रही। समझ हो रही है? नहीं समझ रही? क्लियर सबको? उसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज। अच्छा जी, आपके पास बच्चों डाटा है 2 4 8 10, एक वैल्यू मिसिंग है। टोटल वैल्यू कितनी है? 4। 3 पता है, चौथी पता, और उसने मीन भी बता दिया है कि 7 है। मीन क्या है? 7। तो कहता मीन 7 है, 4 वैल्यूज थी, उनका मीन क्या निकला?
एक वैल्यू मिसिंग है, वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करें। ट्राई करें साहब। कल आपके कितने बजे क्लासेस हैं? हाँ जी, और सबका आंसर आ गया? हाँ भाई, तो सबका आंसर आ गया? कैसे निकाला आंसर बताएं जरा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे सुमेशन एक्स निकालेंगे, इन सबको जमा कर लें, क्या आंसर आएगा? 16 + 8। क्लियर? अच्छा, और एक्स बार आपको गिवन है, फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स ओवर एन। अब एक्स बार भी आपके पास है और नंबर वैल्यूज भी आपके पास है, तो सुमेशन एक्स क्या निकल आएगा? तो सुमेशन एक्स कैसे? 4 मल्टीप्लाई रहेगा 7 से, आंसर क्या रहेगा? 28। अब एक तरफ सुमेशन एक्स आपने ये निकाला है और एक तरफ सुमेशन एक्स आपने ये निकाला, इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहां से क्या निकल आएगा? ए। ये 16 तक जाके क्या रहेगा? माइनस, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? नहीं समझ रही? तो क्लियर है सबको? तो सबसे हो गया सवाल है। अब अगला सवाल। अब बच्चों आपके पास दो वैल्यू मिसिंग है। कितनी वैल्यू मिसिंग है? दो। 2a 6b 10। ए और बी फाइंड करना है, एक्स बार गिवन है 6। कर सकते हैं? ट्राई करें।
एक की वैल्यू क्या है 8, बी की 4 देखिए सबसे पहले इन सबको जमा करेंगे। सुमेशन एक्स क्या आएगा 18 प्लस ए प्लस बी, ऐसी है। फिर ये फार्मूला लगाएंगे एक्स बार वाला, यहां से सुमेशन एक्स निकालेंगे। वो क्या आता है सुमेशन एक्स और अन्य हो सुमेशन एक्स ये आता है दो फिर सुमेशन एक्स तीसरी बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ तीसरी बारी समझ आ रही है। हालात चेक करो, हालांकि गल उर्दू च पूछी जा रही है, अंग्रेजी तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। हाँ जी सुमेशन एक्स क्या आएगा बच्चों तो 18 जमा ए जमा बी इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से ए जमा बी निकल आएगा। क्या आएगा ए माइनस बी ये दिया हुआ है कितना है तो ए प्लस बी कितना है 12। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं करें जरा ए क्या निकल रहा है बी से कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू और समझ आ गया सबको। अच्छा जी ए इज इक्वल 8 आ गया और बी इज इक्वल टू, अब बी 4 कैसे निकलेगा वैल्यू पुट कर दो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक हो गया। अब बच्चों अगला सवाल है अब ग्रुप डेटा आ गया, आपको क्लासेस दी हुई है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता, चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 7 और पांचवी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 4। यहाँ तक की बात समझ लगी। अच्छा मिड पॉइंट तो हम निकाल लेंगे कि नहीं, आपको बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी 32 और एक्स बार दिया गया 24.5। कर सकते हैं सवाल, ट्राई करें जरा शाबाश। ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपने।
आगे 14.5 जी आगे 14.5 जी 14.5 जी हाँ भाई हो गया। ओके आंसर आया नहीं निकला। पहले मुझे बताओ आपके पास सुमेशन एफ है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा तो बच्चों यहां से a प्लस बी इक्वल 17 आ सकता था, निकाला? ये सोचा ही नहीं। सोचो 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 सोचो। देखो टोटल तो पता था ना 32 है, तो 4 जमा a जमा b जमा 7 जमा 4, 7 4 11 4 15, ये 15 तो जाके माइनस हो जाना था, a प्लस बी क्या आ जाना था 17। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अच्छा अब दूसरा आपको एक्स बार गिवन था, एक्स बार गिवन था और सुमेशन एफ भी गिवन था, तो सुमेशन एफ एक्स निकाल सकते थे। 784 आना था, निकाला कि नहीं निकाला? सेवन एटी फोर नहीं समझ आया? सबको समझ आ गया? अच्छा अब आपको एफ एक्स निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ना था। बोलो 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 बोलो। कैसे, किसको किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चों? करें जरा मल्टीप्लाई। पहला क्या आना था 18, 14.5 ए, 24.5 बी, 170 इन सबको जमा किया जा सकता था। करें जरा।
हाँ भाई, तो हो गया, सबको जमा करके आंसर क्या आता है? 437.5 प्लस 14.5 ए प्लस 24.5 बी। अच्छा, और इसको 784 के बराबर रख सकते हैं? यस सर। इसको किसके बराबर रखेंगे? समझ आई है? तो यहां से बच्चों 14.5 ए जमा 24.5 बी इज इक्वल टू 346.5 आ रहे, आ गया यस सर। कि नहीं आया? आ गया। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 17। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई। हाँ भाई, नहीं हुआ? हाँ जी, अब बोलो तो सही, हो गया नहीं? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 10। अच्छा सुनो बच्चों, इन दोनों इक्वेशनों को हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते थे, तरीका सीख लें। कैलकुलेटर है आपके पास, मोड प्रेस करें, नजर आ रहा है सबको? 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ? इक्वेशन 5 प्रेस करें। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? दो वेरिएबल हमें चाहिए कि 3 वेरिएबल? तो 2 वेरिएबल कहां पे नजर आ रहे हैं? 1 पे, 1 प्रेस कर देंगे। ए, ए की वैल्यू से क्या मुराद है? 14.5। बी की वैल्यू 24.5। सी की वैल्यू 346.5। ठीक हो गया? अब दूसरी क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 17। इक्वल करें, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? और समझ आई है? शाबाश। अब पैसे इकट्ठे करो, कैलकुलेटर लो। ठीक है जी, जिंदगी आसान करनी है तो कैलकुलेटर ले लो चंगा। तो समझ आई है? हो गया? यस सर। तो सबको समझ आ गया जी? अच्छा जी बच्चों, अगला टॉपिक सुने। अगला टॉपिक है जी हमारा वेटेड मीन।
हाँ जी, ठीक है जी, वेटेड मील लिया तुमने। अच्छा जी, इसको समझते हैं बच्चों। फर्ज करो एक घर में दो भाई हैं, एक अली और एक अहमद। दोनों का टेस्ट हुआ। एक क्या है 30 नंबर, दूसरे क्या है 50 नंबर। अक्लमंद कौन है? हाँ भाई, इंटेलिजेंट कौन है? और है एर तुझे पूछे नहीं, खोते घोड़े सारे बराबर करते पड़ गए। आपको ये कैसे पता लगा कि दोनों एक ही क्लास में हैं? क्या मैंने कहा कि ये जुड़वा है? तो ये आपको कहां से ख्वाब आया कि दोनों एक ही क्लास में? और कम से कम साल का वक्फा तो होता है कि तुहानू बायोलॉजी भी भुल गई है? ये जुड़वा है? हो सकता है, और सीधी गल नहीं समझनी। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ खानदान च किन्ने जुड़वा हैं? हाँ भाई, क्या ये दोनों एक ही क्लास में? ये कहाँ लिखा है? क्या पापा ने जुत्ती ला ली? 50 नंबर पे क़यामत है, उन्होंने कहा तू सैर दे हो रहा। अली साहब तशरीफ ले आओ। तो शुरू हो गए कि तेरे 3 नंबर क्यों आए। और बात समझ आई कि नहीं आई? तो ऐसे देखा जाएगा कि 50 आए देने तो 3 देने, 50 वालों सैर दे करो तो 3 शुरू हो रहे हो। क्या आप अपनी औलाद के साथ ये सलूक करेंगे? फिलहाल तो यही कर रहे हैं। मैंने तो उन्होंने फ्यूचर बड़ा खतरे से नजर आ रहा है। पता नहीं है भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी है। मैंने नजर आ रहा है, जो गिले शिकवे आप अपने माँ बाप से करते थे, अब आपको फील हो रहा है कि आपसे भी किए जाएंगे। कि तुसी लितरो लितरी होना है ए वेग। समझ आ रही है? तो सारी करतूतें आपके अंदर मौजूद है जिनका गिला शिकवा आप अपने अब्बा अजदाद से करते हैं। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये दोनों एक ही क्लास में है? नहीं। अली साहब का क्या कर रहे हैं और अहमद साहब 8वीं क्लास में। और अब 30 और 50 का मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक है जी। अली साहब अहमद साहब को गुस्से से देख रहे हैं कि पुत्र तो एक नहीं सी है जा, तेरे 3 भी नहीं आने। मेरे तो फिर भी आ गए ने 3, तेरे 3 भी नहीं आने। हले तो तू 8वीं से। ठीक है ना? तो मेरा देख के हंस रहे हैं कि तेरे 3 आए हैं। तो बात समझ आएगी नहीं आई? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 30 और 50, ये वाले 30 और ये वाले 50 कंपेयर नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एवरेज निकालें, एवरेज निकाल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या होना जरूरी था? एवरेज निकालने के लिए क्या होना जरूरी था? मर गए। क्लास का सेम होना जरूरी था। अभी हमने जो एवरेज निकाली है, क्या वो डिफरेंट क्लासेस थी? नहीं। तो बात समझ आई है? क्या क्यूएम के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को जमा करके एवरेज निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। तो समझ आ गई बात है? ठीक है ना? पीआरसी के बच्चों का टेस्ट और कैफ के बच्चों का टेस्ट जमा करके एवरेज निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। तो इनको भी जमा नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता इनका। नहीं बात समझ आ रही? अच्छा, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो टेस्ट हुआ है उसके टोटल मार्क्स सेम हो। समझ रही बात? फर्ज करो ये जो टेस्ट हुआ
अली का, इसके टोटल मार्क्स थे 50। कितने थे? 50। और जो अहमद का टेस्ट हुआ उसके टोटल मार्क्स कितने थे? 100। अब बताओ इंटेलिजेंट कौन? अली। समझ आई? तो नंबर की बेस पे फैसला नहीं होना। कैसे पता लगा आपको अली इंटेलिजेंट है? परसेंटेज की बेस पे। अली के 60% नंबर हैं और अहमद के 50% नंबर। और समझ आई बात? तो बच्चों अगर इन दोनों का मीन लेना हो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हकीकत में अली के नंबर ज्यादा हैं और अहमद के नंबर कम है। नजर आ रहा है कि अहमद के नंबर ज्यादा हैं और अली के नंबर कम, लेकिन हकीकत ये नहीं है। क्या ये लॉजिक सबको समझ आ रही? तो बच्चों अगर इन वैल्यूज का मीन लेना ही है, पापा मजीद हैं कि मेरे खानदान की एवरेज निकाली जाए और खानदान में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक 8वीं में है और एक सीए में है, और कहता भाईजान मैनू नहीं पता एवरेज कटो। समझ आ रही बात? इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से एवरेज नहीं आ सकती, क्योंकि जो नजर आ रहा है हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। 30 वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, 50 वाला बच्चा नहीं है। समझ आ गई है? तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे? हम वेट अलॉट करेंगे इन वैल्यूज को। क्या अलॉट करेंगे? वेट, डब्ल्यू। वो कैसे? हम सोचेंगे कि अगर अली के टेस्ट के भी 100 नंबर होते तो फिर उसके मार्क्स 30 ना होते, 60 होते। तो इसका मतलब है उसके मार्क्स को डबल कर दो। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? उसको 2 गुना वेट कर दो और इसका 1 गुना वेट रखो, क्योंकि उसका तो नंबर 100 ही है, दूसरे वाले के नंबर 50। और समझ आइए 2 और 1 कहां से आया? अच्छा, फिर हम वंस अगेन इसकी एवरेज तो नहीं ले सकते क्योंकि ये नंबर तो गलत है। अगर उसके भी 100 नंबर होते तो बच्चों अली के नंबर कितने आते? 60 आते। ये 60 कैसे बना? 60 कैसे बना? डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ, क्योंकि असल में तो डाटा को यही दिया हुआ ना, 360, एक्स यही है। तो बात समझ आ गई? और अहमद के मार्क्स कितने होते? तो बच्चों ये फिर डब्ल्यू एक्स निकला है। क्या निकला है? डब्ल्यू एक्स। समझ आई? अच्छा, तो बच्चों यहां से सुमेशन डब्ल्यू एक्स निकाल सकते हैं। क्या आएगा? और अब डिवाइड 2 पे नहीं करना, डिवाइड करेंगे सुमेशन डब्ल्यू पे। वो कितना है? 3। और समझ आई है? हाँ बच्चों, आपने ग्रुप डाटा का फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्या पढ़ा था? समेशन एफ एक्स ओवर। अब बस फर्क ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ गया? वेट आ गया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? सुमेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सुमेशन डब्ल्यू। हजम शुभ। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 36.6 है। तो सबको समझ आ गया? अब बच्चों जरा लॉजिकली इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर बच्चों 30 नंबर लेने वाले बच्चा और 50 नंबर लेने वाला बच्चा दोनों एक ही क्लास में होते हैं, दोनों का वेट सेम होता क्योंकि दोनों ने सेम टेस्ट दिया, तो फिर तो एवरेज बड़ी आसान थी। क्या करते? दोनों को जमा करते, 2 पे डिवाइड करते, आंसर क्या आ जाता? 40 आ जाता, बिल्कुल सेंटर में। आंसर कहाँ आ जाता? बिल्कुल सेंटर में। अब वो किसी और क्लास में बैठा है, वो किसी और क्लास में बैठा है, दोनों का टेस्ट सेम। 30 वाले के टेस्ट के टोटल नंबर कितने हैं? 50 वाले के। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? 30 वाले की कि 50 वाले की? 30 वाले की। और कम वैल्यू किसकी है? बाहर 30 छोटी वैल्यू है, लेकिन हकीकत में 30 की वैल्यू का वेट ज्यादा है। तो समझ आ रही है? तो जिस वैल्यू का वेट ज्यादा होगा एवरेज उसकी तरफ झुक जाएगी।
सोचो 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 सोचो, किसका वेट ज्यादा है? तो एवरेज उसकी तरफ झुक जानी चाहिए या नहीं झुकनी चाहिए? वैसे तो आंसर 40 आना था, अभी आंसर क्या आ रहा है? 36 क्यों आया? क्योंकि 30 वाली वैल्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। नहीं समझ आ रही बात? एक 80 साल बुजुर्ग बात करता है कि बच्चे, आप सुबह के वक्त ये किया करें, दोपहर के वक्त ये किया करें, शाम के वक्त ये किया करें, तो जिंदगी आपकी सेट रहेगी। और आगे 15 बंदे बैठ के अपने अपने ओपिनियन पेश कर रहे हैं, और सारे 20-20 साल के, तो वजन किसकी बात में ज्यादा होगा? हालांकि वो एक अकेला बंदा है, आगे 5 बंदे बैठे, जमहूरी लिहाज से तो 5 बंदे जीत गए क्योंकि नंबर में बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि वो जो 80 साल बुजुर्ग बात कर रहा है ना, उसकी बात में वजन ज्यादा है। नहीं बात समझा रही? तो वो 5 की बजाय 10 भी हो, उनके बाद की कोई अहमियत नहीं है। समझ रही बात? तो ये, जब आप डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट एक्सपीरियंस को आपस में कंपेयर करेंगे, तो फिर ये नहीं देखेंगे उसने एक दफा बात की तो उसने 4 दफा बात की है, तो जिसने 4 दफा बात की एवरेज उसकी तरफ आएगी नहीं। देखा जाएगा चाहे बात उसने एक दफा की है, उसकी वेटेज क्या है। और समझ आ रही बात? तो बच्चों, जिस बात की वेटेज ज्यादा होगी एवरेज उसकी तरफ झुक जाएगी। यही वेटेड मीन आपका इस्तेमाल होता है एंट्री टेस्ट में। एंट्री टेस्ट दिया, देने की लोड़ ही नहीं, पता है, ठीक है ना? मतलब काफी अरसे से शीशा नहीं देखा आपने, कोई मसला नहीं, मैं तो बाहर देना कि तुझे शीशा देखने के काबिल नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पे ब्रेन सर्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना ब्रेन काम नहीं करता। बड़े बड़े यहाँ पे प्लाजे बनाने वाले भी बैठे हुए हैं, मैं अंडरपास बनाना है? मैं बुर्ज खलीफा तो बड़ा टावर बनावांगा, सारे इतने बैठे हुए। हाँ जी बच्चों, जब इंट्री टेस्ट होता है तो याद रखना उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? मैट्रिक के नंबर भी शामिल होते हैं, एफएससी के नंबर भी शामिल होते हैं, और इंडेक्स के भी। लेकिन क्या तीनों की वेटेज सेम होती है? नहीं। ऐसे ही है, एक बच्चा है, उसके मैट्रिक में आए 900 नंबर, लेकिन उसकी वेटेज कितनी है? 10%। एफएससी में उसने लिए 950 नंबर, उसकी वेटेज कितनी है? 40%। और एंट्री टेस्ट में उसने लिए 200 में से 180 नंबर, मेरा ख्याल है एंट्री टेस्ट 200 नंबर का है, 200 का ना? तो 200 नंबर में से उसने कितने नंबर लिए, और उसकी वेटेज कितनी है? तो बच्चों, क्या इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे? नहीं, गलत। अगर आपने तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड किया तो आप ये अज्यूम करें तीनों की वेटेज सेम है। ऐसी है बात? ऐसी नहीं है। अच्छा, मैट्रिक की वेटेज कितनी है? तो मैट्रिक के मार्क्स का लेंगे 10%, आंसर क्या आएगा? 90। एफएससी की वेटेज कितनी है? तो एफएससी के मार्क्स का लेंगे 40%, और इंटरटेस्ट की वेटेज कितनी है? इंटरेस्ट के मार्क्स का लेंगे 50%, और उनको जमा करें। तो समझ आ गई है? तो बच्चों, आपके पास डब्ल्यू एक्स, सुमेशन डब्ल्यू एक्स आ रहेगा कितना, उसको डिवाइड करेंगे सुमेशन डब्ल्यू पे, वो कितना है? और बोलो तो सही, आवाज नहीं आई। 100%। तो वेटेड मीन निकाले जरा, है 56, 5.6। हाँ जी, जलील होने का टाइम हो गया। 56, 5.6। हाँ हाँ, सब पढ़े जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। और जिन्होंने प्लाजे बनाना है, इसे तो जिन्होंने दिमाग का ऑपरेशन करना है, अपना दिमाग काम नहीं करता। हाँ भाई, देख लो, अपना अपना दिमाग आप ही चेक कर लो। हाँ भाई, और क्या आंसर आता है? 560 ही आना है, खोते हो? क्या आंसर आना है?
560 तो जेरे लगे ही जुबानी उन्होंने आंसर दिया है 5.6 और जिन्होंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया उनका आंसर आएगा 560 करके देख लो ये चमत्कार भी आपको करके दिखा रहे थे 560 डिवाइडेड बाय 100%। हाँ भाई और समझ लगी है मैंने आपको कहा था कि एक जमाना आएगा कि आपने जब 5 में 2 जमा करना होगा ना तो तब भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जमाना आ रहा है करीब क्योंकि जितनी का आपकी अकल आपको जलील करवा रही है ना आजकल अन करीब समझ आ रही कि नहीं आ रही मतलब 560 को 100 पे डिवाइड किया 5/6 आंसर आया। हालांकि कैलकुलेटर कह रहा है भाईजान 560 ही आता है। कोई 56 वाला भी था यहाँ पे उन्होंने क्या में डिवाइड किया तो समझ नहीं आई मैंने। और समझ आ गई है ये नहीं तो इस बच्चे के नंबर आए 560 तो मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो इस बच्चे का नाम आ रहा होगा जब इसके नंबर 560 आ रहे। अब ये जाएगा मेडिकल कॉलेज में कि नहीं जाएगा डिपेंडिंग ऑन के सीटें कितनी है और उसमें आखिरी जो बचा हो रहा है उसके नंबर कितने। और समझ आ गया तो बच्चों यही वेटेड मीन इस्तेमाल होता है जब आप यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम करते हैं तो आपको पता है वहां पे नंबर नहीं होते वहां पे जीपी होता है और जीपीए की कैलकुलेशन में मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस्तेमाल होती हैं क्या अटेंडेंस मिड टर्म एग्जाम क्विज फाइनल और आपकी असाइनमेंट्स। फाइनल टर्म के 50% नंबर होते हैं अटेंडेंस के 10% है मिड टर्म के 15% है क्विज के 10% है असाइनमेंट के 15% है। इस तरीके से आपके जो नंबर होते हैं रेलिवेंट वो काउंट किए जाते हैं। तो वो जो जीपीए निकालते हैं उसमें भी वेटेड मीन इस्तेमाल होता है। और समझ आ गई सबको कि वेटेड मीन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चलो जी आज के लिए इतना ही काफी है कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल बच्चों कल आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की कि नहीं है। अगर अभी कल इकोनॉमिक्स की क्लास ना हुई तो फिर अभी क्यों की क्लास होगी क्लास होनी है हर हाल में। अगर इकोनॉमिक्स की हुई तो क्यों की नहीं होगी।